ठीक है, तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का ट्यूट 4 सोल्व करेंगे, जो लेटेस्ट ट्यूट है 2025 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, कंसिडर एन अननोन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रो एक्स फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स. The average of random variable x is known to be mu. Using the entropy maximization principle, find which probability density function rho x star will maximize the entropy, which is given as this. देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है विच इज कॉल्ड लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। इसमें क्या करते हो आप, देखो आपके पास एक फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स ऑफ, हमारे केस में क्या है, हमें एंट्रोपी एक फंक्शन दे रखा है, उसके साथ आपको एक कंस्ट्रेंट गिवन होगा जी एक्स ऑफ वाई, लेट्स से सी। हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है कि मीन क्या है, हमारे पास म्यू है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, एज एन कंस्ट्रेंट। देन वी कैन राइट अनदर फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स वाई, which is fxy minus lambda gxy minus c, means original function minus some constant lambda g of xy minus c। इसको कांस्टेंट को उधर लिखा, इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, तो इक्वेशन सेम रहती है। सो इस फंक्शन का हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं। फॉर मैक्सिमाइजेशन वी पुट डेल एफ प्राइम ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। एंड अगर दो डिपेंडेंट पे वेरिएबल हैं, जैसे दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, देन डेल एफ प्राइम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारे केस में वी हैव द फॉलोइंग टू कंस्ट्रेंट्स। फर्स्ट कंस्ट्रेंट कि हमारा जो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज होता है, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इनटू dx इज 1। सो अगेन 1 को आप उस साइड ले गए तो इक्वेशन की टर्म में लिख लिया। सेकंड हमारे पास कंस्ट्रेंट एज हम मीन यूज करेंगे। मीन कैसे लिखते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल का, 0 to infinity x टाइम्स रो dx इज इक्वल टू म्यू। अगेन आप म्यू लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। एंड हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम दो, since we have two constraints, we have to use two Lagrange multiplier constants, lambda 1 and lambda 2. So s prime, which is f prime, इस फंक्शन को is s minus lambda 1 times this equation minus lambda 2 times second equation. अगेन मैंने यहाँ पे किया क्या, s की वैल्यू रख दी जो मेरे को क्वेश्चन में दी हुई थी, जी माइनस के बी रो एक्स एल एन रो एक्स डी एक्स। सो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा किसकी टर्म्स में, रो की टर्म्स में, जो मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एंड एक न्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रो स्टार इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमाइजेशन में इसको पुट कर दूँगा। इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। सो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जिन भी टर्म्स के अंदर रो एक्स है, जैसे एस के अंदर रो एक्स है, यहाँ पे माइनस लैम्डा को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म में एक रो एक्स आएगा, प्लस लैम्डा 1 को मैंने बाहर लिख लिया। सिमिलरली इसके अंदर रो एक्स है तो मैंने अंदर लिख लिया इंटीग्रेशन के, एंड प्लस म्यू इंटू लैम्डा 2 मैंने सेपरेट लिख लिया। dx मैंने पूरे के बाहर लगा दिया ब्रैकेट के, एंड 0 to infinity, ठीक है। पूरा इंटीग्रेशन भी मैंने बाहर लिख दिया इस टर्म के। सो माइनस के बी फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन करेंगे बाय पार्ट्स। देखो जब इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करोगे ना, सो इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन तो हट जाएगा एंड अंदर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएट करोगे। सो माइनस के बी रो एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन रो एक्स, माइनस लैम्डा 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1। सॉरी, ये इसी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इसका 1 आएगा माइनस लैम्डा 1, इसमें क्या आएगा माइनस लैम्डा 2 एक्स। वाई एक्स को कम क्यों नहीं किया, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसकी टर्म्स में कर रहे हैं, रो की टर्म्स में, तो एक्स हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है एट रो स्टार इक्वल्स टू 0। सो ये कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से। माइनस के बी एल एन, इस वाली टर्म को मैंने लिखा है माइनस के बी एल एन रो स्टार एक्स, के बी को मैंने उस साइड भेजा, के बी प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एक्स, के बी को मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, सो माइनस 1 बचेगा, माइनस लैम्डा 1 अपॉन के बी माइनस लैम्डा 2 अपॉन के बी टाइम्स एक्स। अगेन मैं लॉग को रिमूव करने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों साइड। सो यहाँ पे रो स्टार एक्स कितना आया, एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन के बी, एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा 2 अपॉन के बी टाइम्स एक्स।
अब क्या करूँगा नाउ, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ कॉन्स्टेंट्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 यूजिंग टू कंस्ट्रेंट इक्वेशन। हमारी जो दो कंस्ट्रेंट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी रो एक्स डी एक्स कितना था 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। Now same equation will be valid for our new probability density function rho star x. So in place of rho x I will place rho star x dx1। इसकी वैल्यू में जो मैंने निकाली है वो रखूंगा। फर्स्ट टर्म में x नहीं है, जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी टर्म्स में है, x की टर्म में, तो इसमें x नहीं है तो मैं इसको बाहर लिखूंगा कांस्टेंट एंड इसका इंटीग्रेशन करूंगा। सो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर जो भी होता है एंड डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन। सो माइनस लैम्डा 2 अपॉन के भी लिमिट्स होंगे 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। जब आप देखो इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 0 पुट करोगे तो ये टर्म 1 आएगी न्यूमरेटर की, एंड एक नीचे माइनस है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लैम्डा 2 को राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो के बी टाइम्स दिस क्वांटिटी, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, सेकेंड इक्वेशन भी एज इट इज़ मैं रो स्टार एक्स के साथ इंटीग्रेट करूँगा। सो एक्स जब मैंने इसकी वैल्यू रखी तो ये तो कांस्टेंट है तो आपको बाहर लिखना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स के, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँगा, कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जब इंटीग्रेट करो तो नीचे माइनस लैम्डा 2 अपॉन के बी आएगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया तो प्लस बन गया ये के बी अपॉन लैम्डा 2, एंड उसका दोबारा से इंटीग्रेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन जिसकी भी टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया। फर्स्ट टर्म हमेशा जीरो होगी, क्यों, क्योंकि जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, जीरो पुट करोगे तो क्योंकि एक्स मल्टीप्लीकेशन है तो वो उसको जीरो बना देगा, तो फर्स्ट टर्म हमेशा जीरो रहेगी। सेकेंड टर्म में आपको लिमिट्स पुट करोगे दोबारा इंटीग्रेशन पुट करके, तो जब इसको अंदर आप लिमिट्स पुट करोगे तो क्या देगा आपको, के बी अपॉन लैम्डा 2। अब देखो इक्वेशन 1 में यहाँ पे अगर इस स्टेप में देखूँ मैं, दिस मल्टीप्लाई बाय के बी अपॉन लैम्डा 2 कितना है 1, सो दिस मल्टीप्लाई बाय के बी अपॉन लैम्डा 2 को मैंने कितना रख दिया 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ से लैम्डा 2 कितना आ गया, अगर मैं राइट हैंड साइड में भेज दूँ या लैम्डा 2 की वैल्यू निकालूँ, सो के बी एंड म्यू को नीचे ले आता तो के बी म्यू, put these values of lambda 1 and lambda 2 in rho star x। सो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या था, ये था, इसकी वैल्यू कितनी आई लैम्डा 2 अपॉन के बी अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड इसको मैंने सेम लिखा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, के बी सॉरी लैम्डा 2, देखो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा 2 अपॉन के बी इज 1 अपॉन म्यू, तो मैंने 1 अपॉन म्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास न्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। अब सेम टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनल में 2025 में, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या दे रखा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी mv²/2 कितना होता है, kBT/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल किया, एंड इस m को अगर आप डिनोमिनेटर में ले आते हो तो ये टर्म कांस्टेंट बन जाती है। सो अगेन आई कैन यूज दिस एज माय कंस्ट्रेंट इक्वेशन। सेकंड कंस्ट्रेंट में क्या यूज करूंगा, अगेन कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। अगेन मेरे पास s का फंक्शन दे रखा था एंट्रोपी, वेयर pv, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में रो था, यहाँ पे p दिया हुआ है, एंड वहाँ पे हमारा x था, यहाँ पे क्या है v है, रैंडम वेरिएबल। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम क्वेश्चन है। सो अगेन वी विल यूज लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड, वी हैव फॉलोइंग टू कंस्टेंट इक्वेशन। मैंने कहा था m को आप नीचे भेज दोगे, 2 से 2 कैंसिल करके, kBT अपॉन 2 को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूँ म्यू लेट। सो किसी भी रैंडम वेरिएबल का आप मीन कैसे लिखते हो, -∞ to +∞ v²
पी वी इंटू डी वी, जहाँ पे पी वी क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कितना होता है उसके म्यू। अगेन मैं म्यू को राइट हैंड साइड में लेके इस इक्वेशन को बाद में यूज़ करूँगा। सेकंड इक्वेशन समीशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1, सो इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। अगेन मैं अप्लाई कर देता हूँ अपना लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड। एस प्राइम कितना होगा, ओरिजिनल एंट्रोपी एस माइनस कॉन्स्टेंट, एक बाहर कॉन्स्टेंट लिखना मत भूलना, लैम्डा 1 टाइम्स उसकी इक्वेशन, लैम्डा 2 टाइम्स उसकी इक्वेशन। अगेन मैं क्या करूँगा, जिन टर्म्स के अंदर पी वी है उनको सेपरेट करके लिखूंगा इस ब्रैकेट के अंदर, हाँ इस ब्रैकेट के अंदर, एंड जैसे यहाँ से प्लस लैम्डा 1 म्यू आएगा, उन टर्म्स को मैं सेपरेटली यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से प्लस लैम्डा 2 आएगा, सो इनमें दो टर्म्स ऐड कर लेना, लैम्डा 1 म्यू प्लस लैम्डा 2। मैंने वो इसलिए लिखी थी क्योंकि उनको डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता। इंटीग्रेशन में होल ब्रैकेट पे लगाऊंगा। अब सेम क्या करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने ऊपर किए थे। इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है एंड बैक पुट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फॉर अ क्लासिकल आइडियल गैस ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग distinguishable particles contained in volume V, the density of states is this, fixed energy E, मतलब G D का एक्सप्रेशन दे रखा है। Using this, find the classical partition function Z, hence obtain the Helmholtz free energy and entropy। तो अगर हमारे पास एक बार Z आ जाएगा तो हम बाद में जो क्वांटिटीज पूछी है वो निकाल लेंगे। अब देखो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन पे देखते हैं थोड़ा सा। किसी भी आइडियल गैस के लिए, क्लासिकल आइडियल गैस के लिए मेरे पास 4 फॉर्मूले होते हैं पार्टीशन फंक्शन के। पहला फॉर्मूला क्या होता है, z ऑफ बीटा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बीटा इज बेसिकली 1/kBT, ठीक है। सो पहला फंक्शन, पहला जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर होल फेज स्पेस डी गामा अपॉन गामा 0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल गैस के लिए, ठीक है। Classical ideal gas which is distinguishable, having distinguishable particles. If particles are indistinguishable, then I will divide this expression by 1 by n factorial and this expression d gamma over gamma 0 exponential minus beta h if the particles are distinguishable. If in place of energy हमारे पास discrete energy हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड कंटिन्यूस एनर्जी हो तो 0 to infinity GE epsilon minus beta epsilon into DE. Epsilon and beta they can interchangeably used in statistical mechanics, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जैसे ही मैं क्लासिकल आइडियल गैस क्वेश्चन में दिखा मेरे को, तो मेरे को 4 फॉर्मूले याद आने चाहिए कि मेरे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। अब इनमें से कौन सा यूज करना है वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता लगेगा। जब आप प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हो तो आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिखता है, जैसे ही आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिखता है तो आपको इस क्वेश्चन पे आ जाना है। इन चारों फॉर्मूले में से सिर्फ एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है। सो 0 to infinity GE एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई डी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो GE की वैल्यू क्या दी है, मेरे को दी हुई है क्वेश्चन में, VN फैक्टोरियल h बार 3n 2πm 3n/2 एंड दिस, एंड मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। तो इनमें से जो भी कांस्टेंट टर्म्स है मैंने बाहर लिख ली इसके इंटीग्रेशन के, सिर्फ ई की टर्म, जैसे ई की पावर 3n/2 एंड डिनोमिनेटर में ई है, तो ई की पावर 3n/2 -1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई डी ई, कॉन्स्टेंट्स मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आपको यूज करना है, 0 to infinity x पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x इंटू डी एक्स, कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर n+1, जहाँ पे n क्या होता है, इस वेरिएबल की पावर, एंड अल्फा क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट गिवन है आपको, ठीक है, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो भी होगा, जैसे यहाँ पे क्या है बीटा। सो मैं अपना पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखूंगा, ये कांस्टेंट्स बाहर जो लिखे हुए थे सेम, n फैक्टोरियल मीन्स 3n/2 -1 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट बीटा पावर 3n/2
-1 एंड +1 आएगा, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पार्टीशन फंक्शन आ गया। अब जैसे ही मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आता है, उससे मैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल सकता हूँ। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज F = -kBT ln z। इस क्वांटिटी का मैं log लूंगा एंड -kBT से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लेते हैं इसका log। सो -kBT बाहर, देखो जब इसका आप log लोगे तो n सामने आ जाएगा ln v। इसका जब log लोगे तो 3n/2 सामने आ जाएगा ln 2πm। अब डिनोमिनेटर में जो है -ln n फैक्टोरियल -3n बाहर ln h, एंड इसमें भी -l 3n/2, ठीक है। एंड जब ये टर्म मेरे पास कांस्टेंट आ जाएंगे तो मैं इस टर्म पे आऊँगा +ln 3n/2 +ln दिस एंड -3n/2 ln बीटा। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब आपके पास क्या देखना है आपको, एंट्रोपी। दो पार्ट हो गए, क्वेश्चन में पूछे थे ना। पार्टीशन फंक्शन हमने निकाल लिया, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकाल ली। अब कह रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी निकालने के लिए आपको F और S के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन होती है F इज E माइनस TS। सो अगर डिफरेंशियल के टर्म्स में लिखें तो DF = DE माइनस, अगर दोनों वेरिएबल वेरी कर रहे हैं तो TDS माइनस SDT, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, DE = del W प्लस del Q। सो DE = -PdV मैकेनिकल वर्क, dq कितना होता है फ्रॉम एंट्रोपी एक्सप्रेशन TdS माइनस म्यू dn। तो ये DE की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो -PdV प्लस TdS प्लस माइनस म्यू dn। सो इस TdS से ये कैंसिल हो जाएगा। सो DF का एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, -PdV माइनस म्यू dn माइनस SDT। अगर यहाँ से मेरे को S कैलकुलेट करना है तो S क्या होगा, माइनस, देखो ये माइनस उधर चला जाएगा, -del F/del T, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा एंड ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगी। कब होंगी जब जीरो, व्हेन v इज कांस्टेंट एंड n इज कांस्टेंट। सो dv and dn will give you 0. So entropy is related to F by this formula. S is minus del F upon del T at constant V and constant N, and energy ऐसे related होती है। So आप क्या करोगे, आपके पास जो F का एक्सप्रेशन आया था ये, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है T की टर्म्स में। तो T कहाँ पे है, एक तो बाहर दिखा हुआ है T, एक यहाँ पे T छुपा हुआ है बीटा के अंदर। बीटा कितना होता है, 1/kBT होता है। तो इसको आप मिस मत कर देना, क्योंकि जनरली इसको भूल जाते हैं कि यहाँ बीटा के अंदर भी T है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना, मैंने भी ये स्किप कर दिया था कि बीटा के अंदर 1/kBT छिपा हुआ है। तो इसका थोड़ा मॉडिफाइड एक्सप्रेशन आप लिख लेना, ठीक है। एंड यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, log ऑफ n फैक्टोरियल कितना होता है, n log n माइनस n। तो जहाँ पे भी आपको log दिखे फैक्टोरियल टर्म का, आप उसको ऐसे चेंज कर लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम्स एनर्जी E, probability PE D of having the system in the energy interval E and E plus dV is given as this. Find the most probable energy E star for this distribution. ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमें ये गिवन है, टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ई स्टार वी मैक्सिमाइज आवर प्रोबेबिलिटी। जब हमारे पास एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस टर्म और ln ऑफ पी। सो ln ऑफ पी क्या होगा, इस क्वांटिटी का अगर मैं डी दोनों साइड से ड्रॉप कर दूं, सो इस क्वांटिटी का जब आप log लोगे तो ln ऑफ जी एक्सपोनेंशियल ln से कंज्यूम हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस बीटा ई, एंड जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में आएगा। सो माइनस ln z। अब z क्या होता है, सिर्फ फंक्शन होता है बीटा का या फिर t का। सो z इज इंडिपेंडेंट ऑफ e, ठीक है। तो इस वजह से जब आप इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करोगे e की टर्म्स में, तो फर्स्ट टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 1/GE dGE/DE।
एंड जी का अगेन डिफ्रेंशिएशन ई की टर्म्स में, यहाँ पे माइनस बीटा आएगा, ये जीरो हो जाएगा एट ई स्टार, जहाँ पे ई है वहाँ पे ई स्टार पुट कर दो। सो ये क्या आ गया आपके पास, इस फॉर्मूले में आपने ई की जगह ई स्टार पुट कर दिया। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम ई, मैक्सिमम एनर्जी। पार्ट बी देखते हैं इस क्वेश्चन में। एक्सपेंडिंग दिस अराउंड ई स्टार, फाइंड द बिहेवियर ऑफ पी ई वर्सेज ई स्टार। सो पी ऑफ ई वर्सेज ई स्टार का कर्व का क्या रिलेशन होगा, आपको वो फाइंड करना है। सो आई विल एक्सपेंड दिस यूजिंग टेलर एक्सपेंशन, ln of p, ln p स्टार प्लस हाफ e माइनस ई स्टार, सेकेंड ऑर्डर टर्म तक लिखेंगे। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे सेकेंड ऑर्डर, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ln ऑफ दिस डी अपॉन डी 1 अपॉन जी डी जी अपॉन डी माइनस बीटा दिस। ऑन सिंप्लीफाइंग फर्दर आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है, ln p is ln e star minus alpha by 2 e minus e star whole square. Then probability distribution is approximately, जब आप प्लॉट करोगे PE वर्सेस किसके बीच में, E स्टार के बीच में, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, PE स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा माइनस अल्फा बाय 2 E माइनस E स्टार होल स्क्वायर। तो ये किस टाइप का कर्व है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा बाय 2, ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर्ड एट E स्टार विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एज 1 by अल्फा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द पार्टीशन फंक्शन फ्री एनर्जी and average energy of a system of n two-dimensional classical non-relativistic non-interacting distinguishable harmonic oscillator each of mass m and frequency omega which is kept at temperature T। so ये जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं जैसे टू डायमेंशनल है, क्लासिकल है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, नॉन इंटरेक्टिंग, डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है, इन पे डिपेंड करेगा कि मेरा फॉर्मूला मैं क्या यूज करूँगा। देखो n डायमेंशनल के लिए हम बाद में निकालेंगे, पहले टू डायमेंशन के लिए निकालते हैं एंड उसको हम स्केल कर देंगे फॉर n डायमेंशनल ऑसिलेटर। देखो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। तो ऊपर जो हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो डी गामा अपॉन गामा जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। यहाँ पे होता है सो इंटीग्रेशन ओवर होल गामा स्पेस डी गामा अपॉन गामा जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच, जहाँ पे गामा जीरो क्या होता है, फंडामेंटल वॉल्यूम, फंडामेंटल फेज स्पेस वॉल्यूम विच इज h पावर f। जितने डायमेंशन के लिए निकाल रहे हो आप उतनी इसकी पावर कर दोगे। गामा क्या होता है, फेज स्पेस पॉइंट होता है p वर्सेस q के बीच में जो कर्व होता है, फेज स्पेस कोई भी एक पॉइंट जिसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है q एंड विद मोमेंटम p। डी गामा क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस। वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखते हैं, dx इंटू डी पी। ठीक है, dx इंटू डी पी। तो डी गामा क्या होगा, अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखूं तो डी क्यू इंटू डी पी यानी इनकी पावर एफ, जितने भी आप डायमेंशनल के लिए कर रहे हो। क्लासिकल हम टू डायमेंशन के लिए कर रहे हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा, डी क्यू कितना होगा, डी एक्स इंटू डी वाई, डी पी स्क्वायर है तो डी पी एक्स इंटू डी पी वाई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच। सो ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास, पार्टीशन फंक्शन फॉर टू डायमेंशनल क्लासिकल ऑसिलेटर। ठीक है, अब एक क्लासिकल ऑसिलेटर के लिए जो कि टू डायमेंशनल है उसका हैमिल्टोनियन कितना होता है, पी स्क्वायर एक्स अपॉन टू एम प्लस पी स्क्वायर वाई अपॉन टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एच की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, मैंने लिख दी। अब मैं टर्म वाइज सेपरेट कर लेता हूँ, डी पी एक्स के साथ मैं पी स्क्वायर एक्स अपॉन वाली टर्म लिखूंगा, ये डी पी वाई के साथ मैं पी स्क्वायर वाई अपॉन टू एम वाली टर्म लिखूंगा एंड डी एक्स के साथ ये वाली टर्म एंड डी वाई के साथ ये। तो मैंने टर्म वाइज इसको सेपरेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आपको यूज करना है क्या है, लिमिट्स क्या होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x की पावर n एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स
ये कितना होता है, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1/2, यानी यहाँ पे जो x है इसकी पावर जो भी है n, उसमें +1 करो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाय जो कोफिशिएंट किसका है, x स्क्वायर का। देखो किसके अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका कोफिशिएंट क्या लेना है हमें। x के अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अल्फा, अल्फा की पावर हमें क्या दें, n प्लस 1/2। इसी का एक स्पेशल केस होता है व्हेन n इज 0, सो ये 1 हो जाएगा, x की पावर 0 माइनस अल्फा x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो गामा फंक्शन ऑफ n0 पुट करोगे तो हाफ, गामा फंक्शन ऑफ हाफ कितना होता है, रूट पाई, ठीक है। तो यहाँ पे रूट पाई, एंड यहाँ पे जब n0 पुट करोगे तो अल्फा 1/2 मीन्स रूट अल्फा, सो रूट पाई अपॉन अल्फा बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या है मेरा, इनका कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। अब देखो px के लोग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कोफिशिएंट किसका लेंगे, p स्क्वायर x का, सो बीटा अपॉन 2m, सो रूट पाई अपॉन बीटा, जो 2m है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर। सेम इसका कोफिशिएंट भी सेम है, बीटा अपॉन 2m, सो रूट 2 पाई m अपॉन बीटा। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, सो m ओमेगा स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो कितना बचेगा, 2 पाई m अपॉन बीटा h स्क्वायर, 2 पाई अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस h स्क्वायर बीटा ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको h क्रॉस के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, h क्रॉस क्या होता है, h अपॉन 2 पाई, सो h क्रॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो जहाँ पे h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, ये इसको मैं h क्रॉस स्क्वायर लिख दूंगा, 1 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। सो दिस क्या आ गया मेरे पास, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ सिंगल ऑसिलेटर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर मेरे को n नंबर ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर्स के लिए निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, एक के लिए निकाल के उसकी पावर n कर दूंगा, ठीक है। सो इसकी पावर मैंने n कर दी, सो ये n क्लासिकल ऑसिलेटर्स के लिए आ गया। फर्दर क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पार्टीशन फंक्शन आ गया z, तो मैं अपनी एवरेज एनर्जी निकाल सकता हूँ, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln z। इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, बीटा डिनोमिनेटर में है, डिफ्रेंशिएट करोगे लोग लेके तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकालनी है तो माइनस के बी टी, लोग लेके के बी टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये। ऑल्दो एक क्वेश्चन में गिवन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि अगर पूछ ले एग्जामिनर कैसे करना है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ट्यूट 4 के। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड ट्यूटोरियल 4 7 करेंगे, ट्यूटोरियल 4 4 ये था, 5 सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।